Good morning to all of you. Today, our next topic of chapter electoral politics. What is our election system? पहले हमने बात की थी कि व्हाट इज़ इलेक्शन और इलेक्शन की नीड क्यों है. अब इलेक्शन की नीड क्यों है कल आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए थे, क्वेश्चंस के अंदर आपने कन्वर्ट किए होंगे. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मस्ट है कि इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड हों और एक डिक्टेटरशिप कन्वर्ट ना हो. अब हम नेक्स्ट है व्हाट इज़ आवर इलेक्शन सिस्टम, कि हमारा जो इलेक्शंस है उसका सिस्टम प्रोसीजर क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं. सबसे फर्स्ट है आपका इलेक्शन एरिया, कि जो हमारे कंट्री के अंदर रेगुलर इलेक्शन हेल्ड होते हैं एवरी 5 ईयर्स के बाद जो इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं उसको एक इलेक्शन एरिया में पहले डिवाइड किया गया पूरे कंट्री को. कंट्री को टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है. इसमें जो इलेक्शन होते हैं कंट्री के लिए वो हम उसको बोलते हैं एमपी के इलेक्शन, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ जो हम वोटिंग करते हैं, जो एरिया से कैंडिडेट इलेक्ट होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, यानी कि लोकसभा के अंदर जाके बैठेगा. इसी तरह से अब हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसे हम स्टेट इलेक्शन. देखो पहली बात तो इलेक्शन दो तरह के होते हैं आपके, एक स्टेट इलेक्शन और एक सेंट्रल इलेक्शन. तो जब सेंट्रल इलेक्शन होते हैं तो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरा कंट्री इस 543 में डिवाइड होता है. ठीक है, तो लोग अब किसके लिए वोट डालेंगे, तो कंट्री तो बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसे छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया है. क्लियर. जैसे हम आपका देखते हैं सोनीपत एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से एक एमपी इलेक्ट होता है. क्लियर. इसी तरह से हम बात करते हैं तो रोहतक एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है. वो एरिया के हिसाब से हैं, एरिया के अकॉर्डिंग है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है. अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 10 इलेक्ट होते हैं. 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, यानी कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो पूरा हरियाणा 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, लार्ज स्केल है, इसमें एरिया बड़ा हो जाता है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा काउंट की जाती है इसमें. लेकिन वही जब हम स्टेट इलेक्शन की बात करते हैं, हरियाणा के इलेक्शन की बात करते हैं, जब हमारा चीफ मिनिस्टर बनना होता है, मुख्यमंत्री बनना होता है, तो वही हरियाणा पूरा डिवाइड हो जाता है 90 सीट्स में. क्लियर. 90 सीट्स में डिवाइड हो जाता है. अब जब हम सोनीपत की मैंने बात की पहले कि सोनीपत से एक हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है, ऐसे ही सोनीपत से अगर हम एमएलएज की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो इलेक्ट होते हैं, तो पूरा हमारा 6 कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड हो जाता है. सोनीपत एक हो गया, राई एक हो गया, खरखोदा एक हो गया, गोहाना एक हो गया, गन्नौर एक हो गया. इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है किसमें, 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर. क्यों केवल हरियाणा के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो पॉपुलेशन और एरिया का जो पॉपुलेशन और एरिया है वो चेंज हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्शन एरिया. नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया. देखो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया आरक्षित क्यों नीड हुई, क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसने देखा कि जो हमारे लोअर कास्ट हैं उनको तो ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलेगा. अब उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा तो उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा, उनकी बातों को कौन रख पाएगा. तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन एरिया हमने पहले बात की उसको कुछ एरियाज़ को रिजर्व किया गया. ठीक है, जैसे एससी के लिए 79 सीट्स रिज़र्व की गई और एसटी के लिए 41 सीट्स रिज़र्व की गई हैं. ठीक है, यानी कि इन 543 में से टोटल 543 में से 79 एससी जाएंगे, एसटी 41 जाएंगे. क्लियर. आपको स्टार्टिंग में पॉइंट्स में बताया था, बच के वो आपके जनरल जाएंगे. तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया ताकि एससी को भी ऊपर आने का मौका मिल सके और एसटी भी ऊपर आ सके और अपनी बात रख सके, वो भी लोकसभा के अंदर बैठ सके.
इस तरह से जब आपके हरियाणा के इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कुछ को रिजर्व किया गया। जैसे अब हम बात करते हैं खरखोदा से एक रिजर्व कैंडिडेट, यानी कि हर पार्टी अपना कैंडिडेट जो भी खरखोदा से टिकट देगी, यानी कि उसको इलेक्शन फाइट करवाएगी, वो किससे बिलोंग होगा, एक एससी कैंडिडेट होगा। ऐसे कुछ एरिया एसटी रिजर्व है, तो हमेशा के लिए रिजर्व नहीं रहते हैं, ये एवरी 5 ईयर्स एवरी 27 ईयर्स के बाद ये चेंज होते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हमारी बनती है वोटर लिस्ट, यानी कि तैयार किया जाता है कि कौन कौन वोट देगा। ठीक है, वोट कौन कौन देगा, जिनकी भी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है, उनकी एक लिस्ट मेंटेन की जाती है कि भी वोटिंग वाले दिन ये लोग वोट देंगे। तो पहले वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, आपके पेरेंट्स से वोट डाले जाते हैं, तो आप उनसे पूछना कि एक लिस्ट होती है, उसमें उनका नेम को चेक किया जाता है, तभी वो वोट डाल सकते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है कि जो इलेक्शन फाइट करता है, तो उसके लिए लोकसभा के लिए या एमएलएस के लिए इलेक्शन के लिए 25 ईयर्स एज होती है। उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें उसको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी होती है, उसकी प्रॉपर्टी और उसके जो रिलेटिव्स हैं, परिवार के अंदर मेंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, और क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या उसके ऊपर कोई केस चल रहा है। ये सारी चीज़ें उसको फिल करनी पड़ती है। जब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो इसके साथ एक बिहार से रिलेटेड एक फॉर्म दे रखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि इस तरह से सारी चीज़ें फिल की जाती हैं, भरवाई जाती हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट हो जाता है, फॉर्म भर देता है, यानी कि जिस पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट देना चाहती है, यानी कि जिससे इलेक्शन फाइट करवाना चाहते हैं, उसको नॉमिनेट कर देती है, फिर वो नॉमिनेशन फॉर्म भर देता है। ठीक है, उस जैसे नॉमिनेशन फॉर्म भर देगा तो स्टार्ट हो जाता है इलेक्शन कंपेनियन। इलेक्शन कंपेनियन मतलब कि जैसे रैलियाज होती हैं, आपने इलेक्शन टाइम के ऊपर देखा है कि आज इस पार्टी से कैंडिडेट आपके एरिया में आता है, कल दूसरे का पार्टी से आता है। ठीक है, वो आप रैली करता है, वो प्रोमिस करता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये पॉलिसीज बनाएंगे, हमारी गवर्नमेंट बन गई तो। जैसे 1971 के अंदर एक फेमस था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि भाई हम गरीबी हटाएंगे। इस तरह से 1977 में जो आए थे कि उन्होंने अलग अपना कुछ सेव डेमोक्रेसी नाम से, ठीक है, स्लोगन बनाया था। तो इस तरह से टाइम टू टाइम कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम ये देंगे, तो टाइम टू टाइम जो है पार्टीज़ अपना अलग अलग प्रोमिस करती हैं, और उसे हम इलेक्शन कंपेनियन कहते हैं। ठीक है, और उसमें अपनी एक वो बुकलेट भी इशू करती है कि जिसमें हम ये कि आने वाले 5 ईयर्स के अंदर हम ये चीज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट कि हम ये प्रोमिस पूरे करेंगे। नेक्स्ट, कंपेनियन ख़त्म होने के बाद फिर क्या हो जाता है, वोटिंग होती है, पोलिंग होती है। जिस दिन वो डे फिक्स होता है उस दिन पूरे कंट्री के इलेक्शन हो रहे हैं तो कंट्री में, और स्टेट के इलेक्शन हो रहे तो पूरे स्टेट के अंदर उस दिन हॉलीडे होता है। एक तरह से इसको हम फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं कि सभी वोट दें, क्योंकि हर एक को वोट देने से मैक्सिमम जो वोट देंगे तो रिज़ल्ट चेंज हो सकते हैं। तो उस दिन सभी लोग पोलिंग करते हैं। पोलिंग होने के बाद लास्ट में फिर एक डे फिक्स किया जाता है कि उस दिन काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, वोट्स कितने हुए उनकी काउंटिंग की जाती है, और डिक्लेयर किया जाता है कि किस कैंडिडेट ने किस एरिया से विन किया है। तो ये इलेक्शन सिस्टम है, तो इसको आप एनसीईआरटी से कंप्लीट रीड करेंगे, क्लियर, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और रफ नोटबुक के अंदर लिखेंगे। थैंक यू।